पाकिस्तान और चीन में ना कल्चर मिलता है, ना मज़हब, ना ज़ुबान और ना ही मिजाज, मगर दोस्ती है जिसके बारे में दोनों मुल्क कहते हैं कि हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी और समंदर से गहरी है। और अब तो दोनों मुल्कों की स्टैंडिंग में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। पाकिस्तान की जीडीपी अगर देखें तो वो तकरीबन 350 अरब डॉलर के करीब है, जबकि चीन की जीडीपी अगर देखें तो वो तकरीबन 150 खरब डॉलर की हो रही है। ऐसा क्यों है? चीन जैसा मेगा जाइंट पाकिस्तान जैसे मुल्क को अपना छोटा भाई क्यों मानता है? चीन और पाकिस्तान का रिश्ता आखिर है क्या? तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि दो मुल्कों की दोस्ती वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसी हमारी लोगों की आपस में दोस्ती होती है। इसलिए इस वीडियो में जज्बातियत ना तो आपको मिलेगी और ना ही किसी मंतक या लॉजिक के तौर पर पेश की जाएगी। दोस्त दोस्त के काम आता है। खूनी रिश्ते होने की वजह से हम एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन मुल्कों की दोस्ती में ऐसा हरगिज़ नहीं होता। अगर आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो आपके दोस्त मुल्कों को पता है कि आपके साथ बुरा होने वाला है, इसलिए वो भी आपका साथ छोड़ जाएंगे। जैसे काम मुकम्मल होने पर अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ जाता है, इसमें अमेरिका की कोई बुराई नहीं है, मुल्क ऐसे ही चलते हैं। आज अगर सारी दुनिया इसराइल को अच्छा मानती है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इसराइल बहुत अच्छा मुल्क है। इसका मतलब ये है कि तमाम मुल्कों का मफाद उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि दुनिया पाकिस्तान को भी अच्छा नहीं समझती। अभी कुछ अर्सा पहले की बात है कि अमेरिकी सदर पाकिस्तानी कौम को दुनिया की सबसे ख़तरनाक कौम करार दे चुके हैं। फिर चाइना को पाकिस्तान इतना प्यारा क्यों लगता है? चाइना का आखिर क्या मफाद है? और पाकिस्तान को चीन से इतना क्यों लगाव है? पाकिस्तान का भी क्या कोई मफाद है? आए हिसाब लगाते हैं। मैं हूं नुमान आबिद। दुनिया में दरअसल एक नहीं दो चीन हैं। एक का नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और दूसरे का नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। कहानी कुछ इस तरह है कि चीन में चियांग काई शेक नाम के बादशाह की हुकूमत थी, मगर चीन के अंदर कुछ सोशलिस्ट बागी हुकूमतें भी थीं। सोशलिस्ट बागियों में से एक लीडर थे माओ ज़ेडुंग। बादशाह चियांग काई शेक की फ़ौज बागियों से लड़ती रहती, सोशलिस्ट बागी भागते फिरते थे। मगर फिर वर्ल्ड वार 2 में जापान ने चीन पर बहुत हमले किए और चियांग काई शेक की फ़ौज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दूसरी तरफ सोशलिस्ट ताकत पकड़ते चले गए। 1949 में वो वक्त आया जब माओ ज़ेडुंग की क़यादत में सोशलिस्ट बागी इतने ताकतवर हो गए कि वो पूरे चीन पर कंट्रोल हासिल कर गए और बादशाह को चीन छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन चियांग काई शेक इस तरह नहीं भागे जिस तरह हमारे लीडर भाग जाते हैं। हुआ कुछ यूँ कि सारा चीन जुड़ा हुआ नहीं, कुछ जजीरे भी थे चीन में। जैसे पाकिस्तान में बहुत से जजीरे हैं, वैसे ही चीन में भी बहुत से जजीरे थे। इनमें से बहुत बड़ा जजीरा था ताइवान। चियांग काई शेक भागकर ताइवान चले गए। दूसरी तरफ माओ ज़ेडुंग बीजिंग और बाकी सारे चीन पर हुकूमत जमा चुके थे, लेकिन उनके पास अच्छी नेवी नहीं थी, इसलिए उस वक्त उन्होंने ताइवान पर हमला नहीं किया। नेवी ज़्यादातर चियांग काई शेक के पास थी, इसलिए ताइवान में उनकी हुकूमत रही और आज तक उन्हीं हुकूमतों का सिलसिला चल रहा है। अलबत्ता अब वहाँ पर जमहूरियत है, बादशाह उसी तरह है जैसे यूके में भी बादशाह होता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ऑफिशियली ये जंग आज तक जारी है, क्योंकि सीज़ फायर का मुआहदा कभी हुआ ही नहीं और ना ही कभी जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात हुए। मतलब ये कि ऑफिशियली जंग अभी तक चल रही है। ये थे मशहूर अदाकार और रेसलर जॉन सीना। ये चीनी ज़बान में चीनियों से माफ़ी मांग रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक इंटरव्यू में ताइवान को एक अलग मुल्क कह दिया था। अब वैसे तो हम सब जानते हैं कि ताइवान एक अलग मुल्क है, लेकिन जनाब ये बात कभी भी किसी चीनी अहलकार के सामने नहीं करनी। भाई ये ऐसा ही है जैसे भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर का मामला है, वैसे ही चाइना के लिए ताइवान का मामला है। बल्कि हम तो कश्मीर के लिए इतने क्रेज़ी नहीं जितना चाइना ताइवान के लिए क्रेज़ी हुआ पड़ा है। 1949 से चल ये रहा है कि ताइवान नाम का दरअसल कोई मुल्क है ही नहीं। दुनिया में दो चीन हैं, एक है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी जिसे आज हम आम ज़ुबान में चीन कहते हैं और पाकिस्तान की इस चीन से बहुत दोस्ती है। दूसरा है रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये है ताइवान का ऑफिशियल नाम। रिपब्लिक ऑफ चाइना वो मुल्क है जिसमें कभी मेन लैंड चाइना और ताइवान दोनों शामिल थे और एक बादशाहत और जमहूरियत का मिला जुला निज़ाम था। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वो मुल्क है जो आज सिर्फ मेन लैंड चाइना पर हुकूमत करता है और कम्युनिज़म और जमहूरियत का मिला जुला निज़ाम है।
मगर चीन ये कहता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीन है और ताइवान चीन का ही एक सूबा है। अगर किसी ने भी ताइवान को एक अलग मुल्क समझा तो हम उसके साथ हर तरह के ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे। इसे कहा जाता है वन चाइना पॉलिसी। इसीलिए जॉन सीना जब फास्ट एंड फ्यूरियस 9 की प्रमोशन के दौरान ताइवान को एक अलग कंट्री बोल गए तो उनको चीनियों से माफ़ी मांगना पड़ी। चीनी हुकूमत का साफ कहना था कि ना फास्ट एंड फ्यूरियस 9 रिलीज़ होगी, ना ही जॉन सीना की कोई और फिल्म रिलीज़ होगी, ना ही हमारे मुल्क में उनकी रेसलिंग दिखाई जाएगी और ना ही कोई चीनी कंपनी इनकी मूवी के लिए इन्वेस्ट करेगी, बल्कि उनके किसी भी प्रोग्राम के लिए कोई इश्तिहार भी नहीं दिया जाएगा। ये वैसे ही है जैसे पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि तू आज तो बाद मेरे लिए मर गए हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये सारा माजरा मैंने आपको क्यों बताया, पाकिस्तान का इस सब से क्या लेना देना है। 1947 से लेकर 1970 तक पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम चीन से तकरीबन दुगनी थी। पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क था। 1962 में पाकिस्तान स्पेस में पहुंच गया था। 1966 में पाकिस्तान में बिजली की ट्रेनें चलना शुरू हो गई थी, बड़े बड़े डैम्स बन रहे थे, नया कैपिटल बन रहा था। पाकिस्तान एशिया में सबसे तेज़ रफ्तारी के साथ तरक्की करने वाला मुल्क था। और चीन के हालात ये थे कि चीन को कोई चीन मानता ही नहीं था, क्योंकि चियांग काई शेक की हुकूमत ने कुछ अर्सा कबल ही वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका वगैरह का साथ दिया था। सारा यूरोप और अमेरिका वगैरह यही कहते थे कि असल चीन तो ताइवान है, ये कम्युनिस्ट बीजिंग पर काबिज हो गए हैं, ये तो 2 नंबरी करके आए हैं, इसलिए हम इनकी हुकूमत को नहीं मानते, हम ताइवान को असली चीन मानते हैं। चीन को उस वक्त एक ऐसे साथी की ज़रूरत थी जो कम्युनिस्ट चीन और मगरबी दुनिया के दरमियान एक ब्रिज बन सके। पाकिस्तान ने कहा कि भाई हम बनेंगे वो ब्रिज। पाकिस्तान खुद भी पीपल्स रिपब्लिक को तस्लीम करने वाले पहले मुल्कों में से था। जाहिर है इसमें पाकिस्तान के अपने ही फ़ायदे थे। फ़ायदे है क्या थे ये कुछ देर बाद देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि पाकिस्तान ने उस वक्त किया क्या। पाकिस्तान के पास 2 एडवांटेज थे। एक तो इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान की बहुत चलती थी। पाकिस्तान ने वहाँ पर चीन के लिए लॉबिंग की कि सब मुल्क पीपल्स रिपब्लिक को वाहिद चीन के तौर पर तस्लीम कर लें। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपने बेहतरीन ताल्लुकात का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका को समझाया कि आप चीन को तस्लीम कर लें वरना रूस और चीन इकट्ठे हो जाएंगे। चूँकि अमेरिका और रूस का शदीद पंगा चल रहा था, इसलिए अमेरिका को ये बात समझ आ गई कि भाई चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लेने में ही बेहतरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दुनिया के 2 बड़े मुल्क खार खाए बैठे रहेंगे। अमेरिका दोनों मुल्कों के साथ इकट्ठे नहीं लड़ सकता। चीन के साथ ही है वियतनाम, वहाँ पर अमेरिका की प्रॉक्सी वार जंग चल रही थी। पाकिस्तान ने अमेरिका को समझाया कि चीन को साथ मिला लें, वहाँ पर आपको कम मार पड़ेगी। एक बहुत लंबा प्रोसेस चला, लेकिन आखिरकार 1972 में अमेरिका ने ऑफिशियली ये रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि चीन एक ही मुल्क है और वो है पीपल्स रिपब्लिक, और ताइवान इसी मुल्क का एक हिस्सा है। जाहिर है पाकिस्तान ने चीन की दोस्ती के लिए और भी बहुत कुछ किया, लेकिन जो चाइना के लिए सबसे अहम काम था पाकिस्तान की तरफ से वो यही था। अब आते हैं असल बात पर कि पाकिस्तान को आखिर सूझी क्या कि इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक गेम करे। तारीख पर नज़र डाली जाए तो चीन कई सदियों तक दुनिया की सबसे बड़ी इकानमी रहा है। ये शदीद मेहनती और क्रिएटिव लोगों की कौम है। मुश्किल हालात में जीना होता है, इसलिए क्रिएटिविटी और मेहनत तो लाजमी हो जाती हैं। फिर चीन की भारत से दुश्मनी बन रही थी। दूसरी तरफ 1959 में तिब्बत के बागियों को भारत ने पनाह दी। 1962 चीन और भारत की एक बाकायदा जंग हुई कश्मीर के ग्लेशियर्स के लिए। चीन ने अक्साई चीन का इलाका कब्जे में लिया। भारत के सूबे अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना इलाका मानता है। भारत कहता है कि आपने अक्साई चीन पर बदमाशी की हुई है। चीन का अक्साई चीन के इलाके पर मौक़िफ़ ये था कि इन पहाड़ों का पानी चीन में जाता है, लिहाजा वो इलाके चीन के कंट्रोल में होने चाहिए। पाकिस्तान का भी कश्मीर पर असल मसला यही है। चीन ने जहां भारतीय कंट्रोल कश्मीर से अक्साई चीन का एरिया मांगा था, वहीं पाकिस्तान से शख्सगाम वैली का इलाका मांगा था। उस इलाके का पानी भी चीन को ही जाता था। भारत ने इलाका चीन को देने से इनकार कर दिया और फिर चीन ने हमला करके वो इलाका हासिल किया। पाकिस्तान ने ये कहा कि भाई हम आपकी बात की हिमायत करते हैं, आपको शख्सगाम वैली देते हैं, आप उसके बदले में हमें इतना इलाका दे दें और भारत के खिलाफ हमारे मौक़िफ़ की हिमायत करें। चीन को भी ये बात अच्छी लगी और चीन ने कहा भाई हम आपके साथ हैं। और यही वो वक्त था जब पाकिस्तान मुस्तकबिल की सबसे बड़ी गेम खेल रहा था। चीन की पाकिस्तान के साथ दोस्ती गहरी होती चली गई और भारत के साथ तलखी बढ़ती चली गई। पाकिस्तान को चीन का असली फ़ायदा उस वक्त होना था जब सारी दुनिया पीपल्स रिपब्लिक को असली चीन मान लेती,
क्योंकि दुनिया की 5 ताकतें जिन्होंने वर्ल्ड वार 2 में फतह हासिल की थी, उन्होंने बनाई थी यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल। उनके पास वीटो पावर थी और चीन उनमें से एक था। मगर उस वक्त असली चीन माना जाता था ताइवान को। अगर ताइवान की जगह चीन को असली चीन मान लिया जाता तो पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे दोस्त के पास वीटो पावर होती। एक ऐसा दोस्त जो खुद ये मानता है कि अपने पानियों पर अपना ही कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए 1972 के बाद भारत कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी करारदाद लेकर गया है, चीन ने उसे हमेशा वीटो ही किया है। इसलिए भारत को भी अब ये समझ आ गई है कि उसके पास भी वीटो होना चाहिए। नाइनटीन 1970 से 1990 तक का वक्त पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, इसलिए पाकिस्तान चीन से बहुत पीछे रह गया। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान को चीन की तो बार बार ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन चीन के लिए पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा काम ना कर सका। मगर पाकिस्तान के इतना कमज़ोर हो जाने के बावजूद भी चीन ने ये दोस्ती नहीं छोड़ी, बल्कि वही जुमला आज तक भी चलता रहा कि हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी है ये दोस्ती। आखिर चीन ने ऐसा क्यों किया? चीन का भी पाकिस्तान से मिलता जुलता एक मसला है। चीन का सारा तरक्की याफ्ता इलाका चीन के मशरिक में है, जो साहिल के करीब के इलाके हैं। मगरिब के इलाके देखें तो वहाँ पर वैसे तरक्की नहीं हुई जैसे मशरकी इलाकों में हुई है। तिब्बत और शिनजियांग जैसे सूबों में लोग भी हान नस्ल के नहीं हैं, जो कि चीन की मेजॉरिटी हैं, और उन्हीं के इलाके सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं। तरक्की कम होने की वजह से और नस्ली तौर पर अलग होने की वजह से इन्हीं इलाकों में बगावत के लिए तहरीकें भी जन्म लेती हैं, और ऐसी तहरीकों को उन मुल्कों से काफ़ी फ्यूल भी दिया जाता है जो चीन को पसंद नहीं करते। अब तरक्की देना तो सिंपल सा काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, इंडस्ट्री लगाओ, प्रोडक्ट बनाओ और खूब सारा पैसा कमाओ, और इस पैसे को वापस उसी इलाके में लगाओ, फिर बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बनाओ और ज़्यादा पैसा कमाओ। ये फार्मूला तो चीन को पता ही है, लेकिन मसला ये है कि चीन अगर इंडस्ट्री लगाता है, प्रोडक्ट बनाता है, तो प्रोडक्ट आखिर बिकेगी कहाँ? क्या पहले सारा माल पूरे चीन को क्रॉस करके शंघाई पोर्ट पहुंचेगा, फिर वहां से जहाज़ में भरकर सारी दुनिया में एक्सपोर्ट होगा? जो प्रोडक्ट पहले ही शंघाई के आसपास बन रही है वो मार्केट में सस्ता नहीं होगा भला? चीन को ज़रूरत है नए रास्तों की, नई मार्केट्स की। यहाँ पर चीन ने प्लान बनाया BRI का, रास्तों का ऐसा नेटवर्क जिसके ज़रिए चीन के मगरबी इलाकों का माल अरब ममालिक तक पहुँच सके और अफ्रीका की तेज़ी से उभरती हुई मंडियों तक पहुँच सके। इन्हीं रास्तों में से एक अहम तरीन रास्ता है CPEC के ज़रिए चीन अपने गरीब इलाकों को तेज़ी से तरक्की दे सकता है। वहाँ पे लगाई जाने वाली इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स बनाए, पाकिस्तान से होता हुआ वो माल गवादर से शिप पर चढ़े और सामने अरब और अफ्रीका की मंडियों तक बआसानी पहुँच जाए। शंघाई पोर्ट वाले रास्ते के मुकाबले में CPEC तकरीबन 12,000 किलोमीटर शॉर्ट रास्ता है। दूसरी तरफ शंघाई और हांगकांग वगैरह के जो समंदर हैं वहाँ पर अमेरिकी अड्डे हैं, और अमेरिका जब चाहे चीन की ट्रेड रोक सकता है, उनके पास इख्तियार है। इसलिए चाइना के पास दूसरा अल्टरनेट रास्ता है CPEC। आज भी पाकिस्तान चीन के लिए बहुत अहम है और चीन पाकिस्तान के लिए। दोनों के एक दूसरे की शदीद ज़रूरत है और दोनों मुल्क एक दूसरे के मसलों का हल भी रखते हैं। जहां चीन अपने मगरबी इलाकों को तरक्की देना चाहता है, वहीं पर पाकिस्तान की भी शदीद ज़रूरत है कि वो बलोचिस्तान में और साबका फाटा के जो इलाके हैं वहां पर तरक्की दे। वही इंफ्रास्ट्रक्चर जो CPEC के लिए बन रहा है, बस उसका रुख पाकिस्तान के कम तरक्की याफ्ता इलाकों की तरफ मोड़ा जाए। लोगों को थोड़ी सी सहूलियत दी जाए। मतलब ये है कि कंपनी रजिस्टर करवाना आसान हो, बैंक में अगर किसी ने मर्चेंट अकाउंट ओपन करवाना है तो उसके लिए आसानी हो, FBR और ऐसे महकमों के अफसरों की ब्लैकमेलिंग और करप्शन को थोड़ा कम किया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। अगर हम ऐसा नहीं करते और चीन जितना आज ताकतवर हो चुका है और हम आपस में लड़ कर जितना कमज़ोर हो चुके हैं, हम चीन को नहीं रोक सकते। चीन किसी हुकूमत से ऐसा मायदा कर लेगा कि चीन का काम बिल्कुल सुकून से होता रहेगा, चाहे चीन को अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान में तैनात करनी पड़े, जो कि चीन के माल और चीनी लोगों की हिफाजत कर सकें। चीन को पाकिस्तान की ज़रूरत है। सवाल ये पैदा होता है कि हम चीन से जब फ़ायदा उठा रहे होते हैं उसमें पाकिस्तान का भी कोई फ़ायदा करते हैं या नहीं। हम अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी क्या बनाते हैं, लीडर कैसे लाते हैं। उम्मीद तो है कि बेहतरी आएगी, बस तमन्ना यही है कि बेहतरी अब जल्दी आ जाए। अपने मुल्क को और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।